नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे 26 का साथ 24 का प्रयास। अगले साल यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए बनाम इंडिया के बीच होगा। विपक्षी दलों की बैठक के बाद अब यूपीए का नाम बदलकर इंडिया कर दिया गया है। इसका पूरा मतलब इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस है। 26 विपक्षी दलों वाले इस महागठबंधन के बाद बीजेपी पूरी तरह से इस गठन पर सियासी हमला बोल रही है। प्रधानमंत्री ने इस गठबंधन को कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन बताया है। वहीं उत्तराखंड राज्य में भी तमाम विपक्षी दलों की सर्वदलीय बैठक होने जा रही। कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि विपक्षी दलों की एकजुटता से वो भाजपा को हरा सकती है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस गठबंधन पर बड़ा सियासी हमला बोला। मुख्यमंत्री का कहना है कि यह पूरी तरह बेमेल गठबंधन है। इस गठबंधन में सभी दूल्हा बनना चाहते, बराती बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये सिर्फ अपने अस्तित्व बचाने का प्रयास है, अपने परिवारों को बचाने की कोशिश को किया गया गठबंधन है। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस ने गठबंधन के साथ ही सरकार की घेराबंदी भी शुरू कर दी है। एक तरफ जहां कांग्रेस अग्निपथ योजना के विरोध में जल पदयात्रा निकालने जा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेसियों ने स्थानीय मुद्दों को भी धार देना शुरू किया है। कांग्रेस ने आज अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीवीआईपी के नाम का खुलासा, बढ़ती महंगाई, भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर सचिवालय का घेराव किया। सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड में भी एनडीए बनाम इंडिया का असर देखने को मिलेगा? आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। अगले साल यानी 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए बनाम इंडिया के बीच होगा। विपक्षी दलों की बैठक के बाद अब यूपीए का नाम बदलकर इंडिया कर दिया गया है। 26 विपक्षी दलों वाले इस महागठबंधन के बाद अब बीजेपी पूरी तरह से इस गठन पर सियासी हमला बोल रही है। प्रधानमंत्री इस गठबंधन को कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन बताया गया। वहीं उत्तराखंड राज्य में भी तमाम विपक्षी दलों की सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि विपक्षी दलों की एकजुटता से वो बीजेपी को हरा सकती है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस गठबंधन पर बड़ा सियासी हमला बोला है। मुख्यमंत्री का कहना है कि ये पूरी तरह बेमेल गठबंधन है। इस गठबंधन में सभी दूल्हा बनना चाहते हैं, बाराती बनने को कोई तैयार नहीं है। ये सिर्फ अपने अस्तित्व बचाने का प्रयास है, अपने परिवारों को बचाने की कोशिश को किया गया गठबंधन है। ये सभी दल अपने अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अपने परिवार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी पार्टियों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जबकि आज पूरा देश मोदी जी के साथ है, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक पूरे देश का विश्वास मोदी जी के साथ है। इसलिए इनके ऊपर किसी का कोई भरोसा नहीं है। ये सारे के सारे दल यहाँ पर अपना अस्तित्व बचाने के लिए एकत्र हुए हैं और इसमें सभी लोग दूल्हा बनना चाहते हैं, बराती कोई नहीं बनना चाहता। ये बेमेल गठबंधन है, ये लंबा चलने वाला भी नहीं है और देश की जनता का इन पर भरोसा भी नहीं है। इससे देश की राजनीति का पूरा परिप्रेक्ष्य बदल जाएगा और देश में लोकतांत्रिक शक्तियां अब हावी हो जाएंगी और लोकतंत्र विरोधी शक्तियां हारेंगी, पराभव होगा 2024 में। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस ने गठबंधन के साथ ही सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। एक तरफ जहां कांग्रेस अग्निपथ योजना के विरोध में जल्द पदयात्रा निकालने जा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेसियों ने स्थानीय मुद्दों को भी धार देनी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने आज अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीवीआईपी के नाम का खुलासा, बढ़ती महंगाई, भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर सचिवालय का घेराव किया। कांग्रेस का कहना है कि वो लगातार जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर संघर्ष करती रहेगी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को दिखावा बताया है। देखिए, प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बेटी अंकिता भंडारी के मामले में लीपापोती सरकार द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है, महंगाई चरम पर है, 250 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है और राज्य के अंदर जिस तरीके से पेपर लीक हुए हैं और सभी प्रकरणों में सीबीआई की जांच कांग्रेस पार्टी लंबे समय से कर रही थी। सरकार
की जो तानाशाही चल रही है, बेरोजगारों की आवाज को नहीं सुन रही है, बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में न्याय नहीं मिल रहा है, अग्निवीर योजना लाद करके युवाओं को छलने का काम जो किया गया है, निश्चित तौर पर इसी के विरोध में आज युवा कांग्रेस सड़कों पर है। ये कांग्रेस पार्टी जो है भाजपा के महासंपर्क अभियान से पूरी तरह से हिल गई है और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग जो हैं किस तरीके से कौन से मुद्दे लेकर आगे जाएं। और ये आंदोलन जिस प्रकार से ये लोग अभी जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये सिर्फ एक दिखावा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थों की राजनीति करना जानते हैं। और इस वक्त जब पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं कि बहुत जगह जो है आपदा की स्थितियाँ भी बनी हुई है और पूरी भाजपा, पूरे हमारे कार्यकर्ता जो हैं हर एक जनपद पर बने हुए हैं, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो है किसी भी राजनीति करने से पीछे नहीं हट रही है। और जहाँ तक इनके मुद्दों की बात है और उन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी ने प्रखरता से उसमें न्याय दिलाने की कोशिश की है। कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के गठबंधन ने तमाम विपक्षी दलों के नेताओं में नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। उत्तराखंड में भी कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाकर कांग्रेस को मौका देगी। लेकिन उत्तराखंड के इतिहास में नजर डालें तो राज्य की जनता ने बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कभी भी किसी अन्य दल को मौका नहीं दिया। पहाड़ की लड़ाई में आम आदमी पार्टी, यूकेडी समेत तमाम दलों ने हार का स्वाद चखा है। ऐसे में राज्य में एनडीए बनाम इंडिया का फायदा कांग्रेस को मिलेगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो सवाल यही है कि क्या एनडीए बनाम इंडिया का असर उत्तराखंड में देखने को मिलेगा? क्या उत्तराखंड की राजनीति पे इसका असर पड़ेगा? 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में इसका कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस में भी जो गठबंधन के जो दल है उनके साथ बैठक होने वाली है, उस बैठक में भी क्या कुछ खास होगा ये भी देखना होगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हनी पाठक जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, शीशपाल सिंह बिशी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, विपिन खन्ना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ यूकेडी नेता, अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शुरुआत में हनी पाठक जी आपसे करना चाहूंगी, एनडीए बनाम इंडिया क्या कहना चाहते हैं? अभी आपकी रिपोर्ट में मैं देख रही थी यशी जी, उसमें बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी कई बार मैंने ये शब्द सुना। तो ये गठबंधन करने 2 दिन का चिंतन शिविर बंगलुरु में गए, उससे पहले पटना में गए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने तो अब गठबंधन करने की सोची है ना, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो ये सही कहा कि दूल्हा कौन बनेगा, सब बाराती तो बनने को कोई राजी नहीं हो रहा है। तो दूल्हे का ताज किसके सिर पर रखना चाहते हैं, जरा ये क्लियर जरूर करें आज, क्योंकि दोनों ही प्रवक्ता महोदय हमारे सामने बैठे हैं, कांग्रेस के भी बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के भी बैठे हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी बाराती बनने को तो मुझे नहीं लगता तैयार होगा। और आपने ताज पे ये रख दिया कांग्रेस पार्टी का, तो शायद विपिन खन्ना जी को कहीं बुरा ना लग जाए, क्योंकि वो भी बाराती बनने को तो राजी नहीं होंगे, दूल्हा बनना सभी चाहते हैं। तो जरा ये भी क्लियर करे, और ये गठबंधन किस चीज का कर रहे हैं, इनका विजन क्या है ये भी बता दे, क्योंकि विजन में तो ये यही कह रहे हैं। कांग्रेस से तो दावेदारी करने के लिए मनाही कर दिया ना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल अपने बयान में साफ कहा कि हम पीएम पद की दावेदारी तो नहीं करेंगे। हाँ, क्यों नहीं करेंगे, अब मैं आपको क्लियर करती हूँ। क्योंकि खड़गे जी के हिसाब से अभी इनकी, अब देखिए यशी जी आपने कितनी प्यारी स्माइल दी है। इनके प्रवक्ता के हिसाब से खड़गे जी चेयर से उठ बैठ बार बार नहीं पाते, इसके लिए मैंने एक बयान भी जारी किया था। इनकी एक पार्टी की प्रदेश की मुख्य प्रवक्ता जो स्वयंभू मुख्य प्रवक्ता है, उन्होंने एक बयान जारी किया था सोशल मीडिया के माध्यम से कि इनके मीडिया के जो प्रभारी हैं वो तुच्छ मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। भाजपा के प्रभारी, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो दिन भर में इतने लोग से मिलते हैं कि बद्री विशाल जी का जब प्रसाद लेने की बारी आई तो बार बार उठना बैठना उनसे नहीं हो पा रहा था। वो 82 इयर्स के हो चुके हैं, बार बार उठना बैठना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो 82 इयर्स के जो व्यक्ति हैं उनसे बार बार, जिनसे उठा बैठा नहीं चाहता है, वो अब बैसाखी का सहारा ले रहे हैं। लाजमी है, जिनसे बार बार चेयर से उठा बैठा नहीं जाएगा उनको बैसाखी की जरूरत तो देखिए यश जी मुझे भी पड़ेगी अगर बार बार उठना बैठना नहीं पड़ा जाए
जाएगा मुझसे, बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा। अब दूसरा 82 ईयर्स के वो है, पीएम की दावेदारी कर कैसे सकते हैं, क्योंकि सभी कांग्रेस एकदम फूट और टूट की राजनीति करती है। आजकल यशी जी जमाना सोशल मीडिया का है। आज मैंने एक पोस्ट करी, मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। आज मैंने अपने एक बयान की पोस्ट करी तो इन्हीं के कांग्रेस के शिशपाल बिष्ट जी के कांग्रेस के विजय भट्ट जी ने उस पोस्ट में तुरंत मेरा कट किया और लिखा कि जो मोदी जी ने किया है गठबंधन वो क्या है। तो मैंने उसमें लिखा उसके नीचे उन्हीं के बयान को उन्हीं के सोशल मीडिया से उठाकर, जो उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी को लल्ला कहकर संबोधित किया है अपनी ही सोशल मीडिया की पोस्ट से, और इन्हीं की कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के लिए बहुत ही गंदे शब्द उन्होंने अपनी सोशल मीडिया के अकाउंट से बोले हैं। मैंने वही फेसबुक की उठा के उनको पोस्ट भेज दी और पूछा इसका मतलब क्या है, पहले आप ये बताइए, और कांग्रेस में ये चल क्या रहा है इसका मतलब बताइए। तो उन्होंने मुझे फेसबुक से ब्लॉक कर दिया। तो मुझे पहले ये क्लियर कर दे कि इनके कांग्रेस पार्टी में चल क्या रहा है महाशय, फिर उसके बाद दूसरी जगह झाका और ताका करिए। और दूसरा ये अग्निवीर के लिए ये इतना ज्यादा जुलूस निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अग्निवीर और पदयात्रा पर मैं आऊंगी, मैं जरा और लोगों के रिएक्शंस ले लेती हूँ, फिर इस पर विस्तार से बातचीत करते हैं। शिशपाल जी, एकजुटता की बात, विपक्ष एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो टूट फूट की राजनीति यहां अक्सर देखने को मिलती है, और आपका शीर्ष नेतृत्व भी लगातार इस बात को कह चुका है कि ये टूट फूट वाली जो राजनीति है इसे बंद करना पड़ेगा, एकजुटता लानी पड़ेगी। आपका रिएक्शन इस पर चाहूंगी, और हनी पाठक जी जो कह रही है उस पर भी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बार बार आप सवाल खड़े करती हैं कि साहब जो है एक टूटता नहीं है या टूट फूट हो रही, कहाँ टूट फूट हो रही है आप मुझे बताइए। कांग्रेस के सारे, मैंने नाम लिया था, अभी नाम लिया, विजय भट्ट। अरे कौन है ये विजय भट्ट? अब मुझे क्या पता, देखो भाई साहब, उसने नाम तो आप ही लोगों का लिया, कांग्रेस पार्टी का महासचिव अपने आप को बोला है। आप सर्च कर लीजिए सोशल मीडिया पे। भाजपा के पता नहीं कितने कार्यकर्ता जो है रात दिन भाजपा के ये रहे। देखिए सोशल मीडिया है, और ये सोशल मीडिया में मैं ऑन कैमरा दिखा रही हूँ उनकी पोस्ट। कथित व्यक्ति पर है या आज विषय पे है, ये सीधी आप बताइए। एक सेकंड शिशपाल जी, एक सेकंड, हनी जी बीच में इंटरप्ट मत करिए। मैंने बोला ना कि एक बार रिएक्शंस के बाद मैं बात करती हूँ। शिशपाल जी, आपके शीर्ष नेतृत्व की तरफ से बात आई थी। देखिए, मैं नहीं कह रही हूँ, मुझे नहीं पता आपके यहाँ कितनी टूट फूट है या क्या है, कंटिन्यू करिए। यशी जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से पूछिए कि तीरथ सिंह रावत जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के और वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हनी जी थोड़ा पेशेंस रखिए, आती हूं मैं। बैठे थे, कब एक साथ बैठ के इन्होंने बातचीत की थी, चाय पी थी, कब भाजपा के सारे बड़े नेता, चाहे उसमें हनी जी मैं आपको फुल स्क्रीन पे लूंगी, रुकिए तो जरा। बिशन सिंह चुफाल हो, भगत सिंह कोश्यारी हो, मोहन सिंह रावत गांववासी हो, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हो, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री सब एक साथ कब बैठे थे। तो भारतीय जनता पार्टी की चादर में कितने छेद हैं ये पूरा प्रदेश भली भांति जानता है, लेकिन इन्हें कांग्रेस के कार्यकर्ता का ट्वीट इतना बड़ा लगता है कि वो प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है। तो हम इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणियों पे जवाब नहीं देते। लेकिन जो कल आपने देखा कि 26 दलों का गठबंधन अस्तित्व में आया है, जिस 26 दलों के गठबंधन पर भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, निश्चित आप समझिए कि जो बदलता हुआ भारत है वो आपको दिखाई दे रहा है। जो आज महंगाई से त्रस्त भारत है, जो अर्थव्यवस्था आज देश की डूब रही है, जो हर घर में महंगाई की आज जो है मार आदमी झेल रहा है, आज महिला सुरक्षा के जो सवाल खड़े हो रहे हैं, अडानी का औ बोलने के लिए जो प्रधानमंत्री जी तय नहीं है, पूछा जा रहा है कि भैया वो 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, उस पर कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो अब 26 दल एकजुट होकर के सरकार से सवाल खड़े करेंगे, इसलिए इनके अंदर बौखलाहट है और ये कह रहे हैं कि साहब इस गठबंधन का क्या मतलब है, ये आपको 2024 में समझ में आ जाएगा। 38 दलों के साथ बैठ करके ये लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, लेकिन 26 दलों के गठबंधन पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं। ये 26 दल वो हैं जो देश के लोकतंत्र में विश्वास वाले लोग हैं, जो देश के जो है समान विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग हैं, जो देश की धर्मनिरपेक्ष राजनीति में विश्वास करने वाले लोग हैं।
जो गरीब किसान मजदूर की बात करने वाले लोग हैं, अब ये एक साथ एकजुट होकर के एक एजेंडे पर जो है देश की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो रही है। और ये कह रहे हैं कि जो है दूल्हा कौन होगा, अरे आप चिंता मत कीजिए भैया, बारात का समय आएगा, आपको दूल्हे का भी पता लग जाएगा। चलिए शिषपाल जी, आप अनम्यूट कीजिए खुद को। शिषपाल जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब इससे ज्यादा क्या सुनोगे यशी जी? इतनी देर का समय दे तो दिया आपने, हनी जी, इतना तो please। मुझे भी नहीं दिया, तो हनी पता जी, नहीं क्यों खफा खफा हो रखे आप। हनी जी, करना है तो आप पहले अपने संघ के नेतृत्व को मनाइए, आप गडकरी जी को मनाइए, आप हनी राजनाथ जी, सिंह अगर को दूल्हे का मनाइए, पता करना है थोड़ा उनको- पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना। नहीं, अब ये मुझे नहीं भी होना समय दे चाहिए। दो। हाँ, रुकिए अब हनी से जी, मैं इनका आती हूँ। पैसेंस टूट चुका है। ये जिस तरीके से 26 दलों के गठबंधन पर सवाल खड़े कर रहे हैं और अपने 38 दलों के गठबंधन पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ठीक देश है की शिषपाल जनता जी, इनको मैं जवाब वापस देगी। आती हूँ आप आपके धैर्य पास। रखिए। विपिन खन्ना जी, चोर चोर मौसेरे भाई, ये आम आदमी पार्टी चीख चीख कर कह रही थी, अभी क्या बोलना चाहते हैं? आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि जवाब नहीं है आपके पास। अनम्यूट कीजिएगा विपिन जी। मेरा अनम्यूट है? हाँ जी, हाँ जी, कंटिन्यू करिए। अनम्यूट है। देखिए, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा आपको, और मेरे पास हर सवाल का जवाब भी है। देखिए, ये जो गठबंधन है 2024 का जो होने जा रहा है, जिसका नाम इंडिया रखा गया है, जो लड़ाई है ये बेरोजगारों को बचाने की लड़ाई है। जिनकी पेंशन भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दी है, उनको बचाने की लड़ाई है। ये देश की अर्थव्यवस्था को बचाने की लड़ाई है, देश के संस्थानों को बचाने की लड़ाई है, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार बेच रही है। पूरे देश को जिन्होंने सेल पर डाल दिया है, ये उसको बचाने की लड़ाई है। ये बेरोजगारों को बचाने की लड़ाई है। ये देश को गुलाम बनाने की जो साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको बचाने की लड़ाई है। ये देश के बेरोजगारों को बचाने की लड़ाई है। कांग्रेस ने जब तक मंजूरी नहीं दी थी तब तक बेरोजगारों को बचाने की लड़ाई क्यों नहीं थी? मंजूरी मिलते ही पहुंच गए अरविंद केजरीवाल। वाह यशी जी, क्या सवाल पूछा आपने, नहीं, जो मैं पूछना चाह रही थी। मैंने सुना नहीं, जरा दोबारा से रिपीट करिए। विपिन खन्ना जी, अध्यादेश पर मंजूरी जब कांग्रेस ने दे दी उसके बाद पहुंचे, उससे पहले बेरोजगारों की लड़ाई नहीं थी ये? उसके पहले युवाओं के लिए लड़ाई नहीं थी ये? देखिए, जो अध्यादेश के लिए मंजूरी थी वो भी एक लोकतंत्र को बचाने के का ही अरविंद केजरीवाल जी का प्रयास था, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास कर रही थी। उसको बचाने का तो अरविंद केजरीवाल जी प्रयास करेंगे ही करेंगे। रही बात अभी हमारी बहन ने बोला कि दूल्हा कौन बनेगा, तो सबसे पहले हम ये पता लगे कि उत्तराखंड में क्या दूल्हा बनने की ख्वाहिश किसी की नहीं थी। भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत जी छटपटा रहे हैं, तीरथ सिंह रावत जी छटपटा रहे हैं, निशंक जी छटपटा रहे हैं। केंद्र में अगर गडकरी जी को अगर कोई नाम लेता है भारतीय जनता पार्टी का, तो उसको दबा दिया जाता है। राजनाथ सिंह का नाम दबा दिया जाता है। लालकृष्ण आडवाणी जी को इन्होंने एक तरफ छोड़ दिया है, मुरली मनोहर जोशी जी को एक तरफ छोड़ दिया है। ये तानाशाह भारतीय हनी जी, जनता सबकी पार्टी के अंदर प्रतिक्रियाओं के बाद मैं तानाशाही आपको है। उसके बाद पूरा मौका लेकिन दूंगी। जो अलायंस बन रहा है, ये भारतीय लोकतंत्र को बचाने का प्रयास हो रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार देश को बेचने का काम कर रही है, संस्थानों को बर्बाद करने का काम कर रही है, उसको बचाने का ये प्रयास है। ठीक है, पीसी थपलियाल जी क्या कहना चाहते हैं एनडीए बनाम इंडिया को लेकर? देखिए, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो 70 के दशक में जब इंदिरा गांधी जी ने अपना हिटलरी इमरजेंसी लगाई थी, तब भी जेपी मूवमेंट खड़ा हुआ था। और जेपी मूवमेंट में तमाम लोगों को जो उस समय इस मूवमेंट के हिस्सा बने, एकजुट करके जनता पार्टी का निर्माण हुआ और उन्होंने उस डिक्टेटरशिप जो रवैया था इंदिरा गांधी का, उसका कत्ल कर दिया और उसको हरा दिया। ये हमने 70 के दशक में देखा और हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इस समय जो मोदी जी का डिक्टेटोरियल और हिटलरी स्वभाव है, उससे पूरा देश पीड़ित है। और 70 के दशक में अब के जो एकजुट हो रहे हैं, इसमें थोड़ा फर्क ये है कि उस समय ये समझिए कि जनता एकजुट इकट्ठा हुई थी
उनको हराने के लिए। इस समय तमाम जो गैंग हैं, दल हैं, ये इकट्ठा हो रहे हैं अपना अस्तित्व बचाने के लिए, क्योंकि मोदी जी का जो गैंग है वो ऐसा खतरनाक गैंग है कि ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से वो तमाम दलों को तोड़ रहा है, शिवसेना जैसे, एनसीपी जैसे। तो अब अपना अस्तित्व बचाने के लिए तमाम लोग एकजुट हो गए हैं। आगे इनको कितनी सफलता मिलेगी ये भविष्य के गर्भ में है। जहां तक मैं उत्तराखंड का सवाल देखता हूं, उत्तराखंड में 2 राष्ट्रीय दल प्रोमिनेंट रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब राज्य निर्माण के बाद जो दल यहाँ पे आए थे, 8 विधायक बहुजन समाज पार्टी के आए थे और आज दिन तक आते रहे हैं, यानी उनका अभी खत्म नहीं हुआ, उनकी समर्थन अभी भी है। दीगर बात है कि भाजपा कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी बहुजन को तोड़ने की, खत्म करने की, लेकिन इसके बावजूद बहुजन के नेता विधायक चुन के आते रहे हैं। जहां तक 4 विधायक क्षेत्रीय दल हमको मिली थी, हम लोग धीरे धीरे इस राज्य की जनता का विश्वास खोते हुए इस समय 0 पे खड़े हैं, चौराहे पे खड़े हैं और अंतर्द्वंदों में अभी फंसे हुए हैं। लेकिन जो लड़ाई जिस तरह से आप ये बोल रहे हैं कि एकजुट करने का प्रयास कांग्रेस की जिम्मेदारी है, और हम देखते हैं कि किस तरह से इसमें वो पहल करती है, क्योंकि वो भी अपने अंतर्द्वंदों में फंसी हुई है। इतने बड़े नेता हरीश रावत को अकेले अकेले जाते हुए जब जनता देख रही है तो दुख हो रहा है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि शिशपाल जी तो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहे ना, अंतर्द्वंद की। उनको लगता है अंतर्द्वंद सिर्फ मुझे ही नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे कोई स्वीकारेगा नहीं, यहाँ पे आप 24 घंटे भी लगो, लेकिन अगर हम हकीकत में यहाँ तो नीचे तबके के उस लेवल में आ गए। कोई कहता है कि अगर ग्रेट माइंड ऑफ द पीपुल टॉक अबाउट द आइडिया, कोई चीज है, इस गठबंधन का आइडिया क्या है, इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए था। अगर नहीं तो इस इवेंट के बारे में डिस्कशन हो रहा था बंगलोर में जो हुई। यहाँ तो निम्न स्तर की जो लोग होते हैं, दे टॉक अबाउट द पीपुल, लोगों के बारे में, फलाना गड़गड़े ऐसा है, फलाने ऐसा है। अरे व्हाट इज दिस, यू सी द व्हाट इज द आइडिया, इसके पीछे आइडिया क्या है, हमें चिंतन मनन यहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, गठबंधन जरूरी है या मजबूरी, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। आपसी के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं 26 का साथ 24 का प्रयास। अगले साल यानी 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए बनाम इंडिया के बीच होगा। विपक्षी दलों की बैठक के बाद अब यूपीए का नाम बदलकर इंडिया कर दिया गया है। साथ ही साथ अब बड़ी बात यह है कि क्या उत्तराखंड में भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तराखंड में भी ये बैठक बुलाई जाने वाली है। चर्चा आज हम इसी पर कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी का मैं रुख करना चाहूंगी। अरुण जी, देखिए यहाँ पर विपक्षी दलों की अपनी अपनी राय है, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या उत्तराखंड में ये एनडीए बनाम इंडिया का जो समय देखने को मिल रहा है, जो राजनीति देखने को मिल रही है, इसका असर कितना उत्तराखंड में नजर आएगा, इसे आप कैसे देख रहे हैं? यशी जी, एक तो आप ये ध्यान रखें कि नवंबर में हमारे यहाँ नगर निकायों के चुनाव होने हैं, प्रस्तावित। अभी वो होंगे या नहीं होंगे ये तो सरकारी मसला है, लेकिन जो चुनाव राज्य के चुनाव अधिकारी है उनका लगातार प्रयास चल रहा है, परिसीमन वगैरह की उनकी एक्सरसाइज चल रही है, और खासकर जो रिजर्वेशन है उसकी प्रक्रिया गतिमान है, तो वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। अब वो होना नहीं होना वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज देखिए, 24 में लोकसभा चुनाव है और निश्चित तौर पर हम जो सारा परिप्रेक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं वो सारा की सारा 24 के चुनाव को देखते हुए ये एक्सरसाइज हो रही है। और क्योंकि मैं कल दिल्ली में था जहां एनडीए की बैठक थी अशोका होटल में, और भाजपा की राष्ट्रीय टीम के साथ मेरी बैठक चल रही थी वहीं, क्योंकि वो सबकी ड्यूटी लगी हुई थी तो मुझे वहीं बुला लिया गया था। तो देखिए ये सारी एक्सरसाइज सब जानते हैं कि 24 को लेकर है। बिल्कुल। दूसरी चीज, थपलियाल जी ने बहुत कायदे की बात बोली, मैं निश्चित तौर पर उनकी प्रशंसा करूंगा। उन्होंने बिना लाग लपेट के जो वस्तु स्थिति है वो सामने रख दी है, और उन्होंने अपनी पार्टी को भी नहीं छोड़ा, अपनी पार्टी के बारे में भी उन्होंने स्पष्ट साफ रख दिया। अब आप देखिए, अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें और उसकी छाया उत्तराखंड में क्या पड़ेगी, अब आप ये देखिए कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के बाकी जितनी पार्टियां हैं
वो विधानसभा चुनाव क्या एक साथ लड़ पाएगी आज तक, या लड़ने जाएंगी एक साथ? कभी नहीं होता, क्योंकि हर किसी के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज, कांग्रेस कभी भी ये मानने को तैयार नहीं होगी कि हमारे साथ कोई, देखिए लोकसभा के गठबंधन की बात में भी आप देख लीजिए भविष्य कहां टिकेगा। क्या कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी अपने को चुनाव में जोड़ेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी भी संघर्ष कर रही है इस राज्य में। हाँ जी। पिछले चुनाव में 70 सीटों में चुनाव लड़ा था विधानसभा में, और 2 सीटों पर जमानत बची थी। आप ये देख लीजिए, यूकेडी कितनी सीटों पे लड़ी, कितने में जमानत बचा पाई, ये देख लीजिए। ये सारी पार्टियां जो है कांग्रेस को छोड़ के, क्योंकि निश्चित तौर पर उत्तराखंड, हिमाचल जो पहाड़ी राज्य हैं, उनका ट्रेंड रहा है, इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का भी ट्रेंड रहा है। दूसरी चीज, हमारे उत्तराखंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो लिटरेसी रेट है वो ज्यादा है, यहाँ लोग समझदार ज्यादा है, भावनाओं पे कम बहते हैं, और मुद्दों के चुप रह के मुद्दों पर वो अपना मत देते हैं। तो उन सारी चीजों में क्या वो जनता ये पचा पाएगी कि जो लोग अब तक एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, वो बीजेपी को सामने देखकर वो एक हो जाए? यानी कि अरुण जी, आप ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली में जो बैठक हुई वरिष्ठ नेताओं की, सभी पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता थे, वो कहीं ना कहीं राज्यों में आके विफल साबित हो सकते हैं? निश्चित तौर पर देखिए, अपने अपने इंटरेस्ट है। हाँ। आप ये देख लीजिए, आज अगर बिहार में लालू और नीतीश का गठबंधन चल रहा है, तो निश्चित तौर पर वो दोनों अपने को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वरना वहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत सारे दल छोटे छोटे वहां भी है मौजूद, तो वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि कहीं भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में उनको मात ना दे दे। क्योंकि जिस तरह वहाँ तेजस्वी यादव पे चार्जशीट हुई है, और उसके बाद बीजेपी मुखर होकर मैदान पे आई है, तो वो भी हमें ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं 4 सीटेड नेता अगर वो उप मुख्यमंत्री जैसी कुर्सी पे बैठा हो, तो निश्चित तौर पर ये सोचनीय बात होती है। और आप और हम सब इन चीजों के गवाह हैं कि एक जमाने में छोटी छोटी दुर्घटनाओं में नैतिकता के आधार पर केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मंत्री, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते थे। आज वो नैतिकता तो निश्चित तौर पर कहीं पीछे चली गई है, स्वार्थ आगे हो गया। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा जाता है तो नहीं दिया जाता, वहां तो स्वेच्छा से दे दिया जाता था। जी बिल्कुल जी। वापस आती हूँ मैं अरुण जी। शीशपाल जी कहिए, अनिफानी पाठक जी इसके बाद आपके पास आती हूँ मैं। शीशपाल जी। हाँ देखिए, जहाँ साथी प्रवक्ता ने मेरा टर्न था यशी जी। हाँ हानि जी, एक सेकंड बस, इसके बाद तुरंत। देखिए, सवाल उठा है कि साहब जो है ये गठबंधन राज्यों में सफल होगा कि नहीं होगा, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन ये जो कॉमन एजेंडा पर देखिए, देश तो संविधान को बचाने की लड़ाई है, तानाशाही से मुक्ति दिलाने की लड़ाई है, बेरोजगारी की समस्या है, जो डूबती हुई अर्थव्यवस्था से देश को निकालने की बात है, जो सरकारी संपत्तियां आज बेची जा रही हैं, उसके खिलाफ जो ये सब लोग एक समान विचारधारा के बल पर एकजुट हुए हैं। और निश्चित तौर पर अगर उत्तराखंड में आप, मैं मान भी लूं कि हमारे सहयोगी संगठनों का कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन राम सेतु को बनाने में गिलहरी का भी योगदान था, हम इसको भी नहीं भूल सकते। और निश्चित तौर पर सभी दल जो है एकजुट होकर के, चाहे उनका यहाँ पर कोई बड़ा भारी जनाधार है या नहीं है, फिर भी हम जनता के बीच में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो जन विरोधी, लोकतंत्र विरोधी चेहरा है, उसको उजागर करने का काम करेंगे। और हमारे लिए सारे सहयोगी दल महत्वपूर्ण हैं इस लोकतंत्र की लड़ाई में। जो भी जो है सरकार की तानाशाही के खिलाफ मुखर है, उसका योगदान निश्चित तौर पर बहुत बड़ा है, उसको छोटे रूप में नहीं आंका जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी 38 दलों के साथ आप बताइए गठबंधन कर रहे हो, और वो कह रहे हैं कि 26 दलों के गठबंधन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, तीर से ही निशाने पर लग रहा है, तभी बौखलाहट मची हुई है, तभी पीड़ा हो रही है। इस बौखलाहट का जवाब भी जरा हनी पाठक जी से लेते हैं। हनी पाठक जी, किसको बौखलाहट मच रही यशी जी? किसको बौखलाहट बीजेपी मच रही? कौन परेशान हो रहा है? बीजेपी को। एकदम नहीं, कहीं अब देखिए यशी जी, दैट्स नॉट फेयर। और भैया ये भी एकदम फेयर नहीं है। मैं शांत होके सुन रही थी, अब मुझे समय मिला है। शुरुआत में शीशपाल भाई साहब ने अंबानी जी से शुरुआत करी थी, अब मैं शुरू से ही पन्ने खोलती हूँ। शीशपाल भाई साहब, अंबानी जी की जो आपने बात करी थी,
अंबानी जी ने आप लोगों को एक जवाब मांगा था, और ये जवाब मांगा था जो आज के न्यूज के चैनल पर मैं खुली किताब की तरह से वो सवाल पूछती हूं आपसे। उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने देश को, वो अपने बिजनेस से 50,000 करोड़ का टैक्स चुकाते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा जी के हस्बैंड कितना पूरा गांधी परिवार टैक्स चुकाता है देश को, वो बताएं। 15 साल पहले वाड्रा जी ने 1 लाख रुपए का लोन लिया था, और वो 15 साल से भी कम की अवधि में वो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की आय अर्जित कर ली है। वो पैसा, ऐसा कौन सा बिजनेस उन्होंने शुरू किया था जो इतनी ज्यादा बिजनेस में उनकी तरक्की हो गई? वो बिजनेस हम लोगों को भी बता दे तो मैं भी यशी जी के साथ में एक बहुत बड़ा चैनल वैनल खोल के वो बिजनेस खोल लेती हूँ। दूसरा मैं बताती हूँ, अगर अंबानी जी में इतनी ही ज्यादा कमी थी और वो इतने ही ज्यादा देशद्रोही थे, तो मुझे ये बताइए 5,000 करोड़ की दिल्ली की एयरपोर्ट मेट्रो और मुंबई मेट्रो का 3900 करोड़ का ठेका मनमोहन सरकार में उनको क्यों मिला? सरकारी कंपनी को क्यों नहीं दिया गया? और दूसरा मुझे बताइए, दिल्ली में सबसे पहले DESU DBB का बिजली सप्लाई का ठेका जो 1200 करोड़ का था, वो NTPC सरकारी कंपनी की जगह सोनिया गांधी जी के कहने पर शीला दीक्षित ने उन्हें क्यों दे दिया गया? अगर अंबानी इतने ही बड़े चोर थे तो ये 2 काम क्यों किया? अब दूसरी बात पर मैं आती हूं। अभी आप लोगों ने कहा कि देश ने कोई भी तरक्की नहीं करी, कोई भी बात नहीं हुआ, देश एकदम बर्बादी के कगार पे चला गया, वगैरह वगैरह वगैरह। अब मुझे ये बताइए, जब प्रधानमंत्री जी पूरा देश कोरोना की महामारी के बाद अर्थव्यवस्था से गुजर रहा है, महामारी अर्थव्यवस्था की सबसे गुजर रही है, तब हमारा भारतवर्ष अर्थव्यवस्था में मजबूती के साथ खड़ा है। वो कैसे खड़ा है? भारतीय जनता पार्टी के हनी पाठक जी, देखिए मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें ना कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये हम जानते हैं। मैं आपसे इस बात पे बात करना चाहती हूँ, भी जैसे पीसी थपलियाल जी ने कहा कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है। देखिए ये तो बखान करने वाली बात हो गई ना, कि हम यहाँ बैठकर बखान कर रहे हैं। फिलहाल बखान करने वाली बात पे हम नहीं आना चाहते, हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कि अभी पीसी थपलियाल जी ने कहा कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, कि भाई अभी पहले इंदिरा गांधी के समय पर ऐसे एकजुटता दिखाई गई, अब मोदी जी के टाइम पे दिखाई जा रही। मुझे बताइए ना इसका कितना असर पड़ेगा? अब मैं 1 मिनट तो आपसे एक सेकंड एक बात कहूंगी। जब अभी विपिन खन्ना जी और शीशपाल बिजी और थपलियाल जी तीनों ने ये कहा कि हमारा भारतवर्ष बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, तो 2-4 उपलब्धि तो बनती है ना। बता लेने दीजिए, 2-4 तो मैं भी गिना सकती हूँ यहाँ बैठकर। एक ही बोल देती हूँ, चलो एक ही बोल देती हूँ। दुनिया के 25 सबसे ताकतवर देशों की जब लिस्ट जारी हुई थी, तब भारत तीसरे नंबर पर आया था। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, और इस उपलब्धि को थोड़ा सा दिल में बैठा कर रखिए, सम्मान के साथ कहिए हम भारतवासी हैं। अब आप बोलिए यशी जी क्या कह रही हैं गठबंधन के बारे में? गठबंधन में तो ये खुद ही कह रहे हैं। अभी शिशपाल बिष्ट जी ने मुंह पर बेइज्जती कर दी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की, कि राम सेतु बनाने में गिलहरी का भी बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन उनको वो बेइज्जती समझ में नहीं आई कि वो उनको कितना कम आंकते हैं, कितना बेकार आंकते हैं, कि हाँ भाई चलो तुम भी आ ही जाओ, कोई बात नहीं, गठबंधन तो बन ही जाएगा। और दूसरा, इनकी अपनी मर्यादा, अपनी आत्मसम्मान किस तरीके से मर गया है। जो संजय चिन राष्ट्रीय प्रवक्ता अपने आप को मानते हैं, वो कभी कहते दिखाई देते हैं कि सोनिया गांधी भ्रष्ट, ये भ्रष्ट, वो भ्रष्ट। आज उन्हीं के साथ 2 दिन के चिंतन शिविर में बेंगलुरु में नजर आते हैं। बीजेपी तो वॉशिंग मशीन फिर है। अजीत पवार जी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? 2 दिन पहले अजीत पवार जी को पानी पी पी कर गालियां बकी जा रही थी, आज वो डिप्टी सीएम है। आम आदमी पार्टी की बात आती है ना यशी जी, सुने विपिन जी बीच में ना बोले। आप जब बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोल रही थी, आप जब बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोल रही थी। विपिन जी के साथ बात को सुनिए, जब आप बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोल रही थी। अब आप मेरी बात सुन लीजिए। जब आम आदमी पार्टी की बात आती है तो ये लोग पता है क्या कहते हैं? ये लोग ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी सबसे बढ़िया पार्टी है, और आम आदमी पार्टी कभी भी किसी को वैसे नहीं देखती है, हम बड़े ईमानदार हैं, हम बड़े ये हैं, हम बड़े वो हैं, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी सगुफे छोड़ती है। तब मैंने आम आदमी पार्टी की बात करी है, नहीं तो मैं इतना ज्यादा कहती नहीं इनसे। और तारीखों के इतिहास ने, यशी जी, वो इतिहास, तारीखों के इतिहास ने वो लम्हे देखे हैं कि इन्होंने
ने जितनी खताएं की थी वो सदियों तक लोगों ने उसकी सजा पाई है। अब यशी जी आप क्या सवाल पूछ रही थी, बताएं। हनी जी, मैं तो यही कह रही थी कि अगर आप आरोप लगाएंगी सामने वाले पर कि ये कैसे गठबंधन चलेगा, एक दूसरे को जो गालियां बक रहे थे आज वो एक दूसरे के साथ हैं, तो ये तो हम बीजेपी में भी देखते ही है ना। बीजेपी में तो न जाने कितने लोग, शुभेंदु अधिकारी और अजीत पवार, ये चूंकि लेटेस्ट नेम है, महबूबा मुफ्ती सबसे बड़ा उदाहरण है। अब सुने, जो बीजेपी में आते हैं तो हमारा विजन ये नहीं होता कि हम सोनिया गांधी को हटाएंगे, हम अरविंद केजरीवाल को हटाएंगे। हमारा विजन ये होता है हम भारत को तरक्की की राह पर ले जाएंगे। लेकिन इनका विजन ये है जितना भ्रष्ट, पहले आप जितना आदमी को भ्रष्टाचार बता रहे हैं उसके बाद आप उसको अपनी पार्टी में ले आ रहे हैं, तो ये तरक्की कैसे होगी देश की? लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम इस व्यक्ति विशेष को हटाएंगे, हम ये कहते हैं हम भारत को नई तरक्की की राह पर लेकर जाएंगे। प्रधानमंत्री को लेकर, एक सेकंड, प्रधानमंत्री इतने पावरफुल है कि आज विपक्ष को एक साथ एकजुट होना पड़ रहा है। इसके लिए आप थोड़ा सा प्राउड फील कर लीजिए। विपिन खन्ना जी। यशी जी क्या बोली यशी जी, दोबारा बोले। हनी जी मैं वापस आती हूँ। विपिन खन्ना जी नहीं, पहले बता दे क्या बोला आपने, फिर मैं बात खत्म कर लेती हूँ। आपने क्या पूछा? प्राउड फील करिए आप कि नरेंद्र मोदी जी इतने पावरफुल है कि विपक्ष को आज एकजुट होना पड़ रहा है। वो तो है ही, वो बात फैक्ट है। प्राउड फील करना चाहिए हनी जी, और बिल्कुल आपके दलों का गठबंधन बना रहे हैं। आपकी बात से यशी जी, हाँ जी, हनी जी की बात से ये साबित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में कितनी बौखलाहट है इस गठबंधन से। पूरी इस डिबेट के दौरान आज मैंने बिल्कुल छटपटाहट नहीं दिखाई है, मैं बहुत ही अच्छे से डिबेट कर रही हूँ। मैं एग्री करती हूँ। क्योंकि यशी जी का चेहरा इतना ज्यादा आज मनमोहक लग रहा है, पता नहीं क्यों, कि मेरी डिबेट में आप लोगों के कोई मायने ही नहीं रख रहा है। मेरी बात का बुरा लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। थैंक यू अनिल जी। कहा कि काम जी के सेतु पे गिले परफेक्ट मैं बता रही हूँ यशी जी, सही में आज मेरे चेहरे पे बिल्कुल बौखलाहट आप नहीं देखेंगे, क्योंकि आप पता नहीं क्यों आज ऐसे मुस्कुरा रही हैं कि मेरी बौखलाहट ही खत्म हो जा रही है। पता है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में बीजेपी को धूल चटाने का काम किया है, तो वो गिलहरी है या वो मगरमच्छ है ये सब जानते हैं। ये शीशपाल बिष्ट जी को बताओ ना, शीशपाल बिष्ट जी को बताओ। रही बात आप ये उत्तराखंड के संदर्भ में कहा था, उसके साथ गठबंधन कर लेते हो, तो सबसे पहले महाराष्ट्र का उदाहरण सबसे पहले है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का उदाहरण है आपके सामने। जिन लोगों विपिन जी मैं आपका ना इस पर रिएक्शन चाहूंगी। विपिन जी देखिए मैं आपका इस पर रिएक्शन चाहूंगी। अभी जो अरुण जी कह रहे थे कि ये जो दिल्ली में बैठकें हो रही हैं या जो बैंगलोर में बैठक हो रही है, ये बैठक सिर्फ बड़े नेताओं के बीच में है और इनकी सहमति बन रही है, लेकिन राज्य में आते आते ये जो पार्टियों के बीच में अंतर्द्वंद है और जो कि होता ही है, होना भी चाहिए, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक साथ चुनाव लड़ना थोड़ा मुश्किल है, जैसा कि अरुण जी कह रहे हैं। इस पर आपका रिएक्शन और इसी पर शिशपाल जी आपका भी चाहूंगी मैं। देखिए मैं रिएक्शन दूं? क्योंकि गठबंधन 2024 को लेके है और जब राज्य के चुनाव होंगे उस टाइम क्या परिस्थितियां होंगी वो समय बताएगा। लेकिन देखिए वही परिस्थिति अगर हम महाराष्ट्र चले जाते हैं, अभी नगर पंचायत चुनाव को लेकर अरुण शर्मा जी ने ये बात कही थी। जी देखिए, नगर पंचायत चुनाव ना तो अभी घोषित हुआ और कहीं ना कहीं अभी सुगबुगाहट है कि भारतीय जनता पार्टी इतना घबरा चुकी है कि शायद वो नगर पंचायत चुनाव ना करवाए और लोकसभा के बाद करवाए, क्योंकि जो प्रकरण उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं, चाहे वो अंकिता भंडारी का हो, चाहे वो बेरोजगारों की नौकरियां बेचने का हो, चाहे वो इनके मंत्रियों का मवालियों की तरह झगड़ा करने का हो सड़क पर, तो किसी ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस टाइम डर है। तो मुझे लगता नहीं कि वो लोकसभा से पहले निकाय चुनाव करवाएंगे, लेकिन लोकसभा के बाद जो परिस्थितियां बनेंगी वो तब का देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां बन रही हैं, देखिए केंद्रीय नेतृत्व ही चुनाव की तैयारी भी करता है और केंद्रीय नेतृत्व ही निर्णय भी लेता है। तो राज्य में क्या परिस्थिति होगी वो निर्णय वही लेंगे, तो उसके हिसाब से उस टाइम जवाब दिया जाएगा। ठीक है शिशपाल जी। देखिए यशी जी, मैंने 26 दलों के जो हमारे सहयोगी हैं उन पर यह कहा था कि हमारे लिए सभी जो है महत्वपूर्ण है और जिसकी चाहे वो छोटी भूमिका हो चाहे बड़ी भूमिका हो, हमें उसकी भूमिका पर गर्व है और हम एकजुटता के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों का जो है
डट करके मुकाबला करेंगे। अब कहीं पर कोई मगरमच्छ की भूमिका में होगा, कहीं कोई गिलहरी की भूमिका में होगा। निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व सभी दलों का आपस में बैठ करके अब किसी दल को इन्होंने मगरमच्छ भी बता दिया अपने साथ वालों को। मैंने खन्ना जी की टिप्पणी पर कहा कि जहां पर कोई लड़ाई नहीं है। एक को तो गिलहरी बताया, पता नहीं मगरमच्छ जी, मुझे लग रहा है आज आप बहुत ज्यादा देखिए हनी जी, देखिए समान विचारधारा के आधार। काश कोई के न्यूज की रिवर्ट विपक्षी आदमी देख रहा हो और सब यही सोचे कि मैं मगरमच्छ हूँ। देखिए हनी जी, सभी दल समान विचारधारा पर के आधार पर एकजुट हुए हैं। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। आपकी जो ममता बनर्जी को तो नहीं कह दिया कहीं देश के अंदर जो चल रही हैं उनके खिलाफ सभी लोग एकजुट हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए आज सिरदर्द बन गए हैं। तभी तो कल से आपके कुनबे में बौखलाहट मची हुई है और आप अपने प्रधानमंत्री को अभी सबसे शक्तिशाली बौखला रहा है, पता नहीं जो 38 दलों का गठबंधन करके बैठे हुए हैं और आप 38 दलों के गठबंधन के आधार पर कैसे कह सकते हैं कि वो सबसे शक्तिशाली हैं? तो अकेला क्यों नहीं चल रहे हैं? उनको भी सहयोगियों की जरूरत पड़ रही है और कहीं न कहीं आपको अपनी जमीन खसकती हुई दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। की लड़ाई में शिषपाल जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। सभी समान भूमिका निभाएंगे। जी क्या कह रही थी ऐसी जी? भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। आज मैं देख रही हूँ सारे प्रवक्ता अपनी बात करने में इतना मशगूल है कि उन्हें एंकर की बात ही नहीं समझ आ रही। आज मुझे हर बात दो बार रिपीट करनी पड़ रही है। आपकी आवाज मैंने देखिए, जहां तक भ्रष्टाचारी की बात है, जो चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री ने कहा हो, आज भ्रष्टाचार की सरकार तो भारतीय जनता पार्टी चला रही, चाहे उत्तराखंड में चल रही, चाहे देश में चला रही हो। 20,000 करोड़ रुपए हम पूछते पूछते थक गए हैं भाई अडानी की सेल कंपनियों में आया कहां से? अभी मैंने यशी जी इसका जवाब दिया है, अभी जवाब दिया है मैंने, और बड़े विस्तार से दिया है। लेकिन इन्होंने क्यों उनको इतना फंड वो किया, ठेका दिया, इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। उसका जवाब नहीं मिला। आपने मुझे उसका जवाब दिया कि आपने उनको इतने ठेके क्यों दिए, आप क्यों गोलगप्पे की तरह खा गए? बोला हनी जी, चाहे अडानी हो, चाहे आप तो जरूर विपिन जी बीच में बोलोगे, क्योंकि आप पता नहीं मगरमच्छ के रूप में हो कि गिलहरी के रूप में। चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, आप मगरमच्छ के रूप में हो कि गिलहरी के रूप में, अभी ये बताओ आप, क्योंकि शीशपाल भाई ने तो दोनों में ही दर्जा दे दिया आप लोगों को। आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में आई है, ना जाने अडानी और अंबानी को कौन सी बूटी सुंगा दी है कि वो जो है अपने उस समय कौन सी बूटी सुंगाई थी? आप लोगों ने उनको इतने चलिए ठीक है, मैं वापस आती हूँ। थपलियाल जी आज मुझे बहुत गंभीर नजर आ रहे हैं, थपलियाल जी बहुत ज्यादा सीरियस नजर आ रहे हैं। थपलियाल जी बताइए जरा, इंडिया बनाम एनडीए, मुझे लग रहा है कि आपको जरूर इस पर चिंतन विचार कर रहे हैं। मैं इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से शीशपाल जी इस बात को कह रहे थे कि हम कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, अब अगर मैं उत्तराखंड की बात कर लेती हूँ क्योंकि उत्तराखंड में भी बैठक होने वाली है और सभी जो आपके स्वीकारने से क्या होगा? शीशपाल जी क्या मैं बोल लूं, आपकी इजाजत हो तो? शीशपाल भाई, आपको मैंने अभी इतने सारे आंकड़े दिए, टेंडर दिए लेने के, आपने उसको स्वीकार किया? देश की जनता का ठीक है, मौसम अच्छा है, लेकिन गोलगप्पे की तरह हर चीज तो मत शीशपाल जी और हनी पाठक जी, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, प्लीज रुकिए जरा। थपलियाल जी, अगर मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम सारे मुद्दे उठाएंगे, जो जितने भी जनता से जुड़े मुद्दे हैं, सभी विपक्षी एकता इसीलिए एकजुट हो रही है क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई और तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाई जा रही है। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की ही, तो यहाँ पर भी एक बैठक होने वाली है और जो भी गठबंधन वाले दल हैं वो एक साथ उनकी बैठक होगी और आगे जो भी चर्चा हो, जो भी रणनीति बनाई जाए। यहाँ पर भी एक पदयात्रा निकालने वाले हैं, राहुल गांधी 10 दिन उस पदयात्रा में रहने वाले हैं, ये भी सुनने में आ रहा है। लेकिन उससे पहले भी कई बार जोशीमठ को लेकर ये सवाल उठा था कि राहुल गांधी क्यों नहीं आए। अब चूंकि 2024 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में राहुल गांधी का उत्तराखंड आना, इसे जनता कैसे लेगी? अगर मैं स्पेशली उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, असर पड़ेगा? निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। रुकेगा, थपलियाल जी से ये सवाल था। शीशपाल आपसे नहीं पूछे थपलियाल जी। मैडम, उत्तराखंड की जो स्थिति है, सबसे पहले दुर्भाग्य इस राज्य का कि यहाँ पे अभी तक ऐसा चेहरा नहीं है जिसको हम जन नेता कहें, और जन नेता के अभाव में सभी को संगठित करना एक चुनौती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि अगर कांग्रेस अपोजिशन दलों को एकजुट करती है तो उसमें उनको सपा बसपा को अनदेखा नहीं कर सकते, ये कम्युनिस्ट पार्टियों को अनदेखा नहीं कर सकते। और उस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने वो खेल खेल रखा है इस राज्य में कि उन्होंने समाजवादी पार्टी का अगर नाम भी लिया कांग्रेस ने, भले ये मुलायम सिंह को तकमा लगा दें कि ये सबसे बड़ा सेवक है इस देश का, सबसे बड़ा, लेकिन उत्तराखंड के मामले में इन्होंने समाजवादी पार्टी को खलनायक बना रखा है। और जो कोई उसका नाम लेगा वह इनके पीछे, क्योंकि इनकी राजनीति अब बेचार की राजनीति नहीं है। आप देखते नहीं हो कि वाड्रा को बोल रहे हैं कि ये खा लिया वो खा लिया। अरे तुम सत्ता में बैठे हो, शर्म आनी चाहिए, बंद करो उसको, क्यों अंदर नहीं कर रहे? कितना बेशरम लोग हैं, टीवी चैनल में बात करते हैं वाड्रा ने खा लिया, थोड़ा सा मतलब उसको बंद करें ना। आप ही देखिए 2G 3G का घोटाला के नाम पे ये आए हैं ना सत्ता में, कौन नहीं जानता। और 2G 3G में जो बंद थे ना वो भी इन्होंने खोल दिए, राजा डी राजा सब जानते हैं हम लोग किसको इन्होंने अंदर किया 2G 3G में। और आज 2G 3G का क्या हाल है हम जानते हैं, जनता नहीं जानती। आज राइफल में कितना पैसा दिया गया हम जानते हैं, जनता नहीं जानती। हम जानते हैं कि आदमी फ्रांस जा रहा है और वो लेके आ रहा है राइफल बिना किसी कमेटी के, बिना किसी टेंडरिंग के, और वो जो मतलब वहां से सेम अमेरिका में जाके करोड़ों अरबों का ठेका 96,000 करोड़ का ठेका फ्रांस को दिया, तो फ्रांस स्वागत नहीं करेगा उस व्यक्ति का? एक व्यक्ति अगर सब कुछ ताक में लगाएगा तो जो लोग इस देश के बारे में वो चिंता करेंगे। हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसा पैदा हो जो इस ऐसी हिटलरी राजनीति को चुनौती दे। हमारा थपलियाल जी, आपकी नजर में वो नेता कौन है? देखिए, राहुल गांधी का जो बिहेव चल रहा है बहुत सैक्रिफाइसिंग चल रहा है। जो 10 साल में उन्होंने मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया वो खुद भी बन सकते थे, भले कितना वो कर ले, बन सकते थे, गाली नहीं दे सकते तब। अगर वो बन जाते ये गाली नहीं दे सकते थे उनको। और दूसरी चीज ये है कि अगर आज जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश को कल बोला, बहुत जबरदस्त, सैल्यूट हिम, ही टोल्ड कि यू आर द लीडर ऑफ द उत्तर प्रदेश और हम तुम्हारे सहयोगी रहेंगे। ये जो गिलहरी वाली बात है, हमें शर्म नहीं आनी चाहिए जब मुख्तार अंसारी का लड़के को हम वो 38 पार्टियों की जमात में देख रहे हैं। दुख होता है हमें कि जब रांझी फांजी सब दो आदमी वहां पे जो जिस तरह से लोगों को लिया जा रहा है वो बहुत ही दुखद है। और प्राइम मिनिस्टर ने अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बिना पूछे उसका लड़का वहां ले लिया। अभी इनके बीच में जो लड़ाई होने जा रही है उसका एहसास ही नहीं कर सकते। ये भले इस समय कुछ भी बोले, क्योंकि इस तरह का पैटर्न बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि ऐसे लोग भेज दिए यहाँ पे। मैं कई बार जी अब क्या होगा, कितनी देर और है? रुकिए हनी पाठक जी, ठीक है थपलियाल जी, मैं वापस आती हूँ। अरुण शर्मा जी, मुझे आपका रिएक्शन चाहिए और ये समझने की मैं कोशिश भी करना चाहती हूँ, हो सकता है अगली बैठक हो जिसमें सब चर्चा हो कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा। क्या ममता बनर्जी अपनी सीटों में कॉम्प्रोमाइज करेंगी या अपनी सीटें देंगी, या फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी है? देखिए ये एक बड़ा सवाल है कि ये सब कैसे होगा। वास्तव में ये बहुत महत्वपूर्ण है जो सवाल आपने उठाया। दो चीजें मुझे कहनी है इस डिबेट में। पहली चीज तो ये कि सीटों के बंटवारा पे कौन कंप्रोमाइज करेगा, क्योंकि एक जमाने में कांग्रेस बंगाल के अंदर रही है, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टियां रही है, उसके बाद ममता बनर्जी रही है, तो धीरे धीरे वो परिस्थितियां चेंज हुई है, लेकिन कोई आज भी कोई अपने को किसी से कम मानने को तैयार नहीं। दूसरी चीज, जो पार्टियां, मैं सवाल किसी गठबंधन का नहीं बोल रहा हूं इस टाइम, ना मैं एनडीए की बात कर रहा हूं ना मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं जो पार्टियां राज्यों के चुनाव में, निकायों के चुनाव में, पंचायतों के चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ती रही हो, आज वो नेता तो एक मंच पे आ जाएंगे, लेकिन उन कार्यकर्ताओं की मनोस्थिति क्या होगी? वो कार्यकर्ता उस परिस्थिति को कैसे करेंगे, चाहे वो कोई भी गठबंधन हो। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्या वो कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से चुनाव में अपने नेताओं के पीछे लग पाएगा? ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और देखिए, आज थपलियाल जी ने बहुत सारी लाइनें बिल्कुल क्लियर बोली है। निश्चित तौर पर उत्तराखंड राज्य के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाले
दल के रूप में उत्तराखंड क्रांति दल था, लेकिन धीरे धीरे जनता के बीच में उसकी विश्वसनीयता कम हो गई। वैसे ही इन दलों के गठबंधन के बावजूद जनता के बीच में इनकी विश्वसनीयता कितनी रह पाएगी और जनता कितने इनको स्वीकार करेगी, यह आने वाले दिनों में हमें देखना होगा। बिल्कुल। हनी पाठक जी, इस पर आपका रिएक्शन, उसके बाद शिशपाल जी फटाफट आती हूँ मैं। हनी पाठक जी, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करेगा चूंकि वक्त की कमी है हमारे पास। और सबको तो आपने पूरा समय दिया यशी जी, अब मैं कम शब्दों हनी जी में बोल दूं, ये क्या बात है? माफी चाहूंगी मैं, अगली डिबेट में पक्का आपको अभी पूरा और शिशपाल मौका दूंगी। बिष्ट जी ने इतनी सारी बातें अंबानी वगैरह के लिए बोला और फिर आपने भी तो कई पटियाला जी सवाल ने भी पूछे। बोला। हनी पाठक जी देखिए ये सुनिए, गलत, सुनिए। हनी पाठक जी देखिए ये गलत बात है। सबसे ज्यादा वक्त आपको मिला, उसके बावजूद भी आप इस तरीके से बोलेंगे तो अच्छा नहीं। यशी जी एक मिनट, मैं तो एक शब्द में बोल रही हूँ। हाँ। जब मैंने उसी पर जवाब दिया कि आप लोगों ने इतने करोड़ों रुपए का क्यों उनको टेंडर दिया, तब इन्होंने, ठीक है मौसम अच्छा है, लेकिन गोलगप्पे की तरह इन्होंने उस सवाल के ही जवाब को खा दिया, ये भी ठीक नहीं है। और एक लाइन में आप जवाब मांग रही थी तो एक की लाइन में मैं देती हूँ। ठीक है, बेशक मैं मानती हूँ कि शराब ने तो वाकई बहुत घर उजाड़े हैं, लेकिन चाय ने तो ये सभी कांग्रेसियों को ही उड़ा दिया। ठीक है शिशपाल जी, हो गया एक लाइन में सारा जवाब। शिशपाल जी देखिए, आज जिस चाय की ये बात कर रही है, अब तो उसमें उबाल आना ही बंद हो गया। उस चाय में वो चाय जो है सकते क्यों आपने पीनी छोड़ दी क्या? इनको चाय से इतनी नफरत हो गई कि इन्होंने चाय पीनी छोड़ शिशपाल जी दी। घर पे चाय नहीं पीते आप? कोई नहीं, हेल्थ ठीक शिशपाल होती जी चाय नहीं जाएगी पीते क्योंकि आप? भ्रष्टाचार खत्म होता जाएगा आपके अंदर से। विपिन खन्ना जी एक लाइन में आपका भी अरे statement। शिशपाल बिष्ट भाई साहब, राहुल गांधी जी को 2-2 महीना छुट्टियां बताने का शौक है। अब की बार जाए तो आप उनको बोलिएगा कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला के बारे में पढ़कर आए, कोयला घोटाले के बारे में पढ़कर आए, समझिए ना और फिर बात को। आकर शिशपाल जी पूछे, और हनी जी को प्लीज क्या हमने वाकई इतने घोटाले विपिन करे खन्ना हैं? उसके पैसे हम लोग दबा के भ्रष्टाचार करे हैं? विपिन खन्ना जी ये चीज कहिएगा उनको, ये चीज कहिएगा उनको, जरूर से कहिएगा। और उस थैले को पैक करके अब निकलने का समय है। विपिन जी मैं आप बहुत कम समय में आपको जवाब दूंगा कि ये 2024 का जो भी गठबंधन बन रहा है, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिस काम को आप कर रहे हैं उसको बचाने की लड़ाई है। क्योंकि जो कलम पर क्यों इन पर कौन सा खतरा मंडरा रहा? उसको हटाने की लड़ाई है। यशी जी आप पर कौन सा खतरा मंडरा रहा? बताओ, हम लोग आते हैं बचाने। पार्टी के खिलाफ कर दीजिए या तो आपकी नौकरी। यशी जी पहले आप ये बता दें, आप पर कौन सा खतरा तो मैं मंडरा आपको रहा? कॉल करूंगी। उदाहरण है और नहीं कुछ होगा। आप और विपिन भाई आप ये बताओ, आप चलिए ठीक है, वक्त की कमी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और एनडीए बनाम इंडिया, आपको बता दें कि ये जो महागठबंधन हुआ है इसका उत्तराखंड पर क्या असर पड़ेगा, ये हमने आज समझने की कोशिश की, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी नगर निकाय चुनाव भी हैं, उसमें किस तरीके से टिकटों का बंटवारा होगा, सीटों का बंटवारा होगा, साथ ही साथ इस गठबंधन का उत्तराखंड में असर कैसे पड़ेगा। एक और जहां कांग्रेस पदयात्रा निकालने जा रही है तो बीजेपी की क्या रणनीति होगी, ये तमाम चीजें देवभूमि में देखना काफी दिलचस्प है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।